मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरेली हिंसा मामले के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। सरकार का पक्ष आने के बाद मौलाना तौकीर रजा के वकीलों ने उसके अवलोकन की बात कही। सुनवाई के बाद 10 मार्च की तारीख लग गई है। अब जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव तौकीर रजा की जमानत याचिका सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बरेली दंगे से जुड़ी अन्य जमानत याचिकाओं को तौकीर रजा खान की जमानत याचिका के साथ रिकॉर्ड में जोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान ने जेल से बाहर आने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। इससे पहले 18 फरवरी को बरेली हिंसा का मामला हाईकोर्ट में सुना गया था। तब कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख लगाई थी। मामले के तथ्यों के अनुसार 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक विशेष समुदाय के सदस्यों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। इस पर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे की ओर बढ़ी। बोर्ड आदि लिए और भड़काऊ नारे लगाते हुए भीड़ ने पुलिस की चेतावनी और समझाने की कोशिशों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने पर अड़े रहे तो स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस बल पर ईंटें, पत्थर व एसिड की बोतलें फेंकी और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी भी की। एफआईआर के अनुसार हिंसा में पुलिसकर्मियों के कपड़े फट गए और 2 अधिकारी घायल हो गए। आरोप है कि भीड़ की आक्रामक कार्रवाई ने क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया। को तर्कसंगत बातचीत के माध्यम से भीड़ को समझाने में विफल रहने के बाद पुलिस अधिकारियों को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 तारीख जारी। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। प्रयागराज और लखनऊ में सेंटर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने मंगलवार शाम को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार ये परीक्षा 29 मार्च 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेगी। 2 जनपदों में होगी परीक्षा। प्रदेश की इस सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा का आयोजन केवल 2 जनपदों प्रयागराज और लखनऊ में किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा की शुरुआत 29 मार्च रविवार को अनिवार्य विषयों से होगी, जिसमें पहली पाली में सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में निबंध का प्रश्न पत्र होगा। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक सामान्य अध्ययन जीएस के 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी। 30 मार्च सामान्य अध्ययन I और 2, 31 मार्च सामान्य अध्ययन 3 और 1 अप्रैल सामान्य अध्ययन V और V। उत्तर प्रदेश विशेष आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए अब लगभग 1 महीने का ही समय शेष है। यूपीपीएससी ने 1 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें 11,727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए हैं। कुल पदों की संख्या 920 814 पीसीएस और 106 एसीएफ आरएफओ है। रमजान के मुकद्दस महीने में रोजेदार पूरी आस्था के साथ रोजा रख रहे हैं और नमाज, कुरान, ज़कात के जरिए अल्लाह से जुड़ रहे हैं। रमजान में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के पीछे वाली मस्जिद में आज रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर उत्तरी से बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन बाजपाई शामिल हुए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के बाद रोजा इफ्तार किया और नमाज पढ़ी। वहीं शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपाई ने कहा कि हम हर साल यहाँ आते हैं और सबके साथ मिलकर इफ्तार किया। यहाँ सबसे बड़ी जमात मिलकर इफ्तार करती है और अल्लाह सब पर रहम करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। आज सिविल लाइन बस अड्डे मस्जिद में रोज़ा इफ्तार है और मुसलमानों के हर बार आप दिल जीतते रहे हैं, चाहे इस मस्जिद में हो, चाहे अल्लाहपुर कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे मंगफोरगंज कब्रिस्तान का मामला हो या ताजिया का मामला हो। आप हर जगह हर मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आज आप रोज़ा इफ्तार में आए, क्या कहना है? देखिए, ये कोई भी विधायक, सभासद, सांसद कोई भी हो, उसको हमेशा राजधर्म निभाना चाहिए और जितने भी समाज के, जितने भी धर्म के लोग हैं उनके क्षेत्र में, वो सबका विधायक होता है और किसी भी समाज को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है।
तो इसी क्रम में पूरी कोशिश की गई है, कोशिश जारी है। हम ये नहीं कहते कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, अब जैसे कब्रिस्तानों को 1 करोड़ के ऊपर दिया गया है इस बार मरम्मत के लिए, जिसमें जनाजे के लिए रास्ता, नाले टूटे हैं, बाउंड्री वॉल टूटी है, लेकिन ये पैसा काफ़ी नहीं है, अभी और भी पैसे की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे फंड्स आते जाएंगे हम लोग इसको लगाते जाएंगे। और जैसे यहीं पे आप देखें पक्की फ़र्श नहीं थी, यहाँ पे पक्की फ़र्श बनवाई गई। तो कोशिश रहती है कि लगातार हमारे जो अक़लियत के भाई, हमारे मुस्लिम भाई हैं और बहनें हैं, उनको ये लगे कि अगर उनका विधायक है तो वो उनका भी उतना ही है जितना किसी और धर्म का है। और पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के साथ सालों साल इसी तरीके हम लोग रोज़ा इफ्तारी में आते रहेंगे। ये मस्जिद मेरी बहुत प्रिय है। कुछ लोग ये भी कहते हैं विधायक जी की मस्जिद है, ऐसे लोग बोलते हैं, क्योंकि मेरी बहुत प्रिय मस्जिद है। इसका इतिहास आप जानते हैं, सब चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। कभी बुरा वक्त भी था तो हम लोग कंधे से कंधा लगा के इमाम साहब के साथ खड़े थे। और आज इस मस्जिद में सबसे बड़ी जमात इकट्ठा होती है फ्राइडेज़ को और त्योहारों पे हम लोग देखते हैं पूरे उत्तरी विधानसभा में। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोगों ने मेहनत और विज़न देखा था, वो विज़न आज पूरा हो रहा है। और इंशाअल्लाह हर साल रोज़ा इफ्तार में यहाँ पे हम लोग आते रहेंगे। और सभी आपके व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए बने चेंबर का आवंटन बार वोटर लिस्ट के जरिए किया जाना है, साथ आवंटन के मामले पर अब अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट और किसी कारणवश किसी का बार का ड्यू रह गया है, उसके कारण आवंटन नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी आदमी के साथ कुछ समस्या हो जाती है जिसके कारण वीडियो जमा नहीं कर पाता है, बाद में भले ही जमा कर देता है, उसके कारण उसका चैम्बर नहीं रोकना चाहिए। और साथ ही चेंबर अलॉटमेंट में जो शुल्क रखा गया है उसे भी घटना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना शुल्क नहीं दे सकता है। और क्या कुछ कहा है अधिवक्ताओं ने, आइए दिखाते हैं। ये बताइए देखिए जी, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेके हुए हैं? क्या आवंटन का चेंबर का मामला है? सर देखिए, आवंटन का मामला ये है, जो हमारी मतदाता सूची भेजी गई है उसके अलावा भी इन लोगों ने बहुत से गलत नाम ऐड कर दिए हैं। 2024 और 25 के 26 के जो लड़के हैं जो मतदाता सूची में नहीं था, उनका भी नाम ले लिया गया है। और ये चैम्बर का शुल्क बहुत ज़्यादा, 2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 50,000 कर रहे हैं। ये अभी तक 5,000 रुपये में चैम्बर अलाट होता था। आप जूनियर अधिवक्ता है तो आप उससे 15,000, 20,000 रुपये ले लीजिए। सीनियर हैं आप उससे 50,000 रुपये ले लीजिए। इतना ज़्यादा शुल्क लेना एक तरह से न्यायपालिका को बर्बाद करने के पूरा भरकस प्रयास है। तो हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन करी उसको लेकर अब क्या करेंगे? हाईकोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं पास किया है। हमारी बार एसोसिएशन में इसके पहले जो सीआरओ थे उन्होंने लिस्ट भेजा था, मतदाता सूची भेजा था। हमारी जो है सीनियरिटी यहाँ डेट ऑफ मेंबरशिप बार एसोसिएशन काउंट होती है। मान लीजिए बीमारी की वजह से कोई वकील लीव नहीं जमा कर पाए, बीमार हो गया, 40 साल से 50 साल से वकालत कर रहा, मतदाता सूची में नाम नहीं है, उसका पुराना भविष्य आप पूरा बर्बाद कर कितना अपमानित महसूस करेगा। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है फ्री ऑफ कास्ट आप करिए, और अगर फ्री ऑफ कास्ट आप नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि टोकन मनी चाहिए, तो 10,000 रुपये आप आम अधिवक्ता लीजिए, सीनियर से 20,000 रुपये ले लीजिए, हमको चैम्बर अलाट कर दीजिए। परिचय बताओ। मैं प्रशांत सिंह रिंकू, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन। इसके बारे में हम लोगों ने मुख्य न्याय चैम्बर फ्री करने की मांग को लेकर क्या कहें? देखिए, ये उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए जो चैम्बर बना है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने पैसा सैंक्शन किया, जिसमें कि हाईकोर्ट का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। तो फ्री की बात नहीं है, बात ये आत्मसम्मान की है कि जहाँ उच्च न्यायालय हम लोगों को एक कहता है कि हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, कोर्ट के अंग हैं। अब इसी उच्च न्यायालय में तमाम कर्मचारी हैं, उनसे तो पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो वकील को ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, ये पहले भी जो उच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी है वो राज्य सरकार के पैसे से ही बनी है। तो उसमें नॉमिनल शुल्क 5,000, 10,000, 3,000 लिया गया है। अब आज तक जो है वकीलों के सामने कोई भी गाइडलाइन हम लोगों के माने कि है नहीं, बस ये है कि 1.5 लाख लेंगे, 2.5 लाख लेंगे, क्या पैसा लेंगे। तो हम लोगों का ये कहना है कि जिन अधिवक्ताओं का पैसा पहले से ही जमा है, वो अपने अपने चैम्बर में बैठ रहे हैं, तो उनका पुनर्स्थापन किया जाए, ना कि उनका नया आवंटन किया जाए। जिनके पास बिल्कुल कोई बैठने की जगह नहीं है, उनको ही नया आवंटन किया जाए। और मतदाता सूची को ही केवल आधार न बनाया जाए कि मतदाता सूची में जिसका नाम है उसी को आप जो है
पात्र मानेंगे, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है उसको आप पात्र नहीं मानेंगे। हाई कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रोल जारी कर रखा है, जिसके सहारे लोग वकालत करते हैं उसी नंबर से। तो एडवोकेट ऑन रोल को भी हम लोगों की मांग है कि उसको आधार बनाया जाए, अगर है तो मतदाता सूची को केवल आधार न बनाया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसकी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरे आप लोगों से, पूरे इलाहाबाद के लोगों से सहयोग चाहेंगे कि हरबंश सिंह पूर्व उपाध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज में इन दोनों चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां खुले आम अब चोरी का एक सीसीटीवी सामने आया है। बता दें, प्रयागराज के जीरो रोड पतंजलि के सामने से चोर ने एक रेंजर साइकिल को बड़ी सफाई से हाथ साफ कर दिया। दुकान का शटर बंद होते ही चोर साइकिल लेकर भाग निकला, सीसी कैमरे में कैद हो गई है। प्रयागराज के पुराने शहर क्षेत्र में अक्सर वर्चस्व को लेकर लड़ाई का मामला सामने आता रहता है, तो वही संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रोशन बाग में किसी बात को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खुलदाबाद थाने की पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झगड़ा कर रहे लड़कों को थाने ले गई। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, वही मौके पर पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।